नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th साइंस की बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में इसी वीडियो में आगे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, चैप्टर के स्टार्ट में हमारे यहाँ पे एक कोट दिया हुआ है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक विनोइंग मेक्स द हस्क ब्लो अवे वाइल रिटेनिंग द ग्रेन्स, सिमिलरली सेजेस लेट्स द वर्च्यू स्टे वाइल डिसरिगार्डिंग द वाइजेस। यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि जिस तरीके से विनोइंग करने पे, विनोइंग क्या होता है भाई, विनोइंग ये मेरी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो अनाज होता है, जिसमें भूसी मिली होती है, उसको थोड़ा ऊंचाई से डाला जाता है और एक तरफ से हवा करी जाती है। जो भूसी होती है वो हल्की होती है, उड़ के दूर चली जाती है, जबकि जो अनाज होता है वो पास ही में गिर जाता है, जिससे कि मेरा अनाज और भूसी क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। तो यही कह रहे हैं कि भाई जैसे विनोइंग में जो हस्क होती है यानी कि जो भूसी होती है वो उड़कर दूर चली जाती है और जो अनाज है वो रह जाता है, उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, जो वर्चूज़ होते हैं, वर्चूज़ यानी कि जो अच्छे विचार होते हैं उनको रहने देते हैं, जबकि जो खराब विचार होते हैं उसको वो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मेरा चैप्टर स्टार्ट है। माली एंड हिज सिस्टर वाली आर एक्साइटेड फॉर दियर समर वेकेशन। माली और उसकी बहन वाली, ये दोनों ही गर्मियों के वेकेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या हैं, एक्साइटेड हैं। दियर पेरेंट्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया। इनके माता पिता ने क्या प्लान करा है, ये प्लान करा है कि इस गर्मी की छुट्टी में ये लोग इनके जो रिलेटिव्स हैं, मतलब इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके जो दोस्त हैं जो कि इंडिया में रहते हैं अलग अलग जगहों पर, उनके यहाँ जाएंगे। दे ऑलवेज स्टेड इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड। वो हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के टच में यानी कि उनसे संपर्क में रहते हैं। डू यू ऑलवेज कीप इन टच विद योर लव्ड वंस। क्या आप अपने चाहने वालों के संपर्क में रहते हो। देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज मटरनल ग्रैंड मदर हाउस इन हरियाणा। इनका जो पहला हॉल्ट है यानी कि इन्होंने जो पहली विजिट करी वो कहाँ करी, अपनी नानी के घर करी। नानी कौन होती हैं, मम्मी की माँ। ठीक है, जो कहाँ पे हैं, हरियाणा में रहती हैं, जिनका घर हरियाणा में है। इट इज़ सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड। इनकी नानी का जो घर है वो बहुत बड़े बड़े फील्ड्स यानी बहुत बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। माली एंड वाली आर फैसिनेटेड बाय द वैरायटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन दी कोर्ट यार्ड। दोनों ही जो बच्चे हैं, माली और वानी, वो कोर्ट यार्ड यानी उनके आंगन में जो अलग अलग प्रकार के अनाज पड़े हैं उसको देख के बड़े ही फैसिनेटेड हुए हैं, मतलब उसको देख के उनको बड़ा आश्चर्य आया। देयर मामी maternal aunt and mama maternal uncle along with other community members are busy separating small stones and husks from the grains with their hands. उनकी जो मामी है, मामी और मामा, मामी मामा कौन होते हैं, मामा कहते हैं जो मम्मी के भाई होते हैं उनको, और मामी उनकी वाइफ को कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो इनके मामा मामी और जो इनकी कम्युनिटी यानी इनके समुदाय, इनके ग्रुप के जो बाकी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अनाज में से जो हस्क और जो भूसी है उसको हाथ से अलग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो भाई, इमेज में छटाई चल रही है। माली एंड वानी आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन।
माली और वानी ये जो दोनों बच्चे हैं ये बड़े ही जिज्ञासु हैं ये जानने के लिए कि ये आखिर क्यों किया जा रहा है। Their नानी noticed their curiosity and explains। इनकी जो नानी है वो इनके जो इनके मन में जिज्ञासा है उसको देखती हैं, उसको समझती हैं और बच्चों को समझाती हैं। क्या समझा रही हैं? We are removing these stones so that the grains are fit for cooking। हम अनाज में से इन पत्थरों को निकाल रहे हैं ताकि जो अनाज हो वो खाने के लिए क्या हो, सही हो, पकाने के लिए सही हो। They go around the house to see the fields and cattle। अब ये जो बच्चे लोग हैं ये कहाँ जाते हैं? घर में ऐसे घूम रहे हैं खेतों को और मवेशियों को देखने के लिए। To keep them busy, Nani gave them a challenge of hand picking small stones from grains while keeping their eyes closed। उनको बिजी रखने के लिए यानी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए नानी उनको एक चैलेंज यानी कि एक चुनौती देती हैं। चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि बच्चों को अपनी आंख बंद करके जो अनाज है उसमें से क्या करना होगा? छोटे छोटे पत्थरों को अलग करना होगा। द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर when two or more substances are mixed such as small stones and husk from wheat and rice is called hand picking। क्या कह रहे हैं कि भाई जो मेथड होता है यानी कि जो तरीका होता है जिसमें हम हाथ से कोई मिश्रण है उसमें से किसी चीज़ को अलग कर रहे हैं और उस मिश्रण में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, जैसे कि छोटे पत्थर हो गए या भूसी हो गया जो कि हम लोग गेहूं या चावल से अलग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। मतलब ये है कोई मिश्रण है उसमें से आप हाथ से किसी चीज़ को अगर अलग कर रहे हो तो उसको हम लोग हैंड पिकिंग, हिंदी में क्या कहते हैं? हाथ से चुनना कहते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। तो हैंड पिकिंग मतलब क्या? हैंड पिकिंग मतलब कोई मिक्सचर है उसमें से आप चीज़ को हाथ से अलग कर रहे हो। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन साइज, कलर, शेप्स ऑफ द पार्टिकल। ये किया जाता है किसके आधार पर? अलग अलग साइजेस, रंग और शेप्स के आधार पर। जैसे कि जो पत्थर होता है वो अनाज से दिखने में एकदम अलग लगता है, ठीक है, उसका साइज अलग होता है, शेप अलग होता है, कलर अलग होता है, तो उसको आप आराम से ढूंढ के निकाल सकते हो। If the particles to be removed are present in the small quantities and can easily be picked by hand, hand picking proves to be a convenient method। क्या कह रहा है? अगर आपको जिन चीज़ों को अलग करना है वो कम मात्रा में मौजूद हैं और आसानी से हाथ से उठाए जा सकते हैं तो हैंड पिकिंग यानी कि हाथ से चुनकर चीज़ों को अलग करना ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। At lunch, माली एंड वानी आर सर्व्ड स्टीमिंग हॉट वेजिटेबल पुलाव। लंच के टाइम पे माली और वानी को गर्मा गर्म पुलाव, सब्जी वाला पुलाव दिया गया। वाइल ईटिंग द पुलाव, जब ये लोग पुलाव खा रहे थे, नानी ऑब्जर्व दैट माली इज सेपरेटिंग होल ब्लैक पेपर्स फ्रॉम द पुलाव एंड इज प्लेसिंग देम असाइड ऑन द प्लेट। तब नानी ने ये देखा कि जो माली है वो जो काली मिर्च होती है, सजी साबुत काली मिर्च, उसको पुलाव से अलग करके थाली में किनारे रख रहा है। वाली प्लेफुली टीजस, वाली जो है ये देख के बड़े ही प्लेफुल तरीके से, मतलब बड़े ही मजाक के तरीके से मजाक करती है। किसके साथ में? अपने भाई के साथ में। क्या बोलती है? वाओ दिस इज हैंड पिकिंग मेथड। अरे देखो ये तो हाथ से क्या कर रहा है? चुन रहा है। ये तो हैंड पिकिंग मेथड का यूज़ कर रहा है। नाइस वन, बढ़िया किया। नानी टेल्स देम अबाउट द बेनिफिट ऑफ ब्लैक पेपर एंड इनकरेज माली टू ईट इट। जो नानी है वो उनको काली मिर्च के फ़ायदे बताती हैं और माली को इनकरेज करती हैं कि वो उसको खाए। लेटर इन द डे, बाद में उसी दिन में, दियर मामा टेक देम टू फील्ड्स वेयर दे ऑब्जर्व बंडल ऑफ हार्वेस्टेड वीड्स स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड। उसी दिन में बाद में इनके मामा बच्चों को खेत पे लेके जाते हैं जहाँ पे बच्चे देखते हैं कि बहुत सारे बंडल्स लगे हैं। किसके? वीट के, गेहूं के, कटे हुए गेहूं के बंडल्स यानी ढेर लगे हुए हैं खेत पर। सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन दी सन फॉर ड्राइंग। कुछ जो स्टॉक्स हैं यानी कुछ जो गेहूं की बालियां हैं वो बिछी हुई हैं सूरज में सूखने के लिए। बोथ ऑफ देम pick up a stalk each and noticed numerous grain attached to it। दोनों ने एक एक स्टॉक को यानी एक एक बाली को, गेहूं की बाली को उठाया
और देखा कि भाई उसमें बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, अनाज लगे हुए हैं। अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स आर बीटिंग दी स्टॉक्स ऑन अ लार्ज वुडन लॉग। किसानों का एक समूह ये जो बालियां हैं इनको पीट रहे थे, किस पर, एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा है उस पर पीट रहे थे। क्यूरियसली वाली आस्क मामा वाई आर दे डूइंग दिस। क्यूरियसली यानी कि अपने मन में सवाल उठने पे, यानी जिज्ञासु अपनी भावना के साथ में जो वाली है वो मामा से पूछती है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मामा एक्सप्लेन, मामा जो हैं समझाते हैं, दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। वो लोग स्टॉक्स यानी कि बालियों को पीट रहे हैं ताकि उसमें से अनाज अलग किया जा सके। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। ये जो तरीका होता है जिससे कि अनाज को बाली से अलग करा जाता है, इसको हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, पीटना हिंदी में, ठीक है। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉयड देयर वर्क। किसान बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपना काम करने में अच्छा लगता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। वो फोक सॉन्ग्स यानी कि लोकगीत गा रहे थे जब वो काम कर रहे थे। एक्सप्लोर फोक सॉन्ग्स ऑफ योर रीजन एंड ट्राई टू सिंग अलॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। आपके रीजन यानी आपके क्षेत्र के जो लोकगीत हैं उनको आप लोग एक्सप्लोर करिए और अपने मित्रों के साथ में उसे गाइए। द सेपरेटेड ग्रेन मिक्सड विथ पाइल्स ऑफ हस्क। जो सेपरेटेड यानी कि जो अलग हुआ ग्रेन होता है, यानी अलग हुआ जो अनाज होता है, वो हस्क यानी भूसी के ढेर के साथ में क्या होता है, मिल जाता है। वाली विस्पर टू माली। वाली जो है वो माली को फुसफुसा के कहती है, विल दी फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क। वाली क्या कह रही है कि अब ये जो किसान है क्या ये हाथ से बिन के अनाज को इतने सारे भूसी से अलग करेंगे। शी वंडर्स, वो सोचने लगी, हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दिस। सोचने लगी कि कितना सारा समय लगेगा किसानों को ये करने में। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय वाली। चलो एक एक्टिविटी करते हैं वाली द्वारा जो उठाया हुआ सवाल है उसके जवाब को ढूंढने के लिए। तो ये है हमारी एक्टिविटी 9.1, ठीक है। इसका पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, टेक अ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड पीनट्स एंड रब देम बिटवीन योर पाम्स, व्हाट हैपन। क्या कह रहे हैं, रोस्टेड पीनट्स यानी कि आपको भुनी हुई मूंगफली लेनी है, उसको अपने पाम यानी कि हथेली के बीच में रखना है और फिर उसको क्या करना है, रगड़ना है। क्या होगा, इज़ इट पॉसिबल टू सेपरेट द रिमूव्ड स्किन एंड द पीनट्स। देखो जब हथेली में मूंगफली को रख के रगड़ोगे तो क्या होगा, उसका जो छिलका होता है वो अपने आप क्या होगा, उतर जाएगा। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट में यही पूछ रहे हैं कि क्या ये संभव है कि आप जो उतरा हुआ छिक्कल है उसको मूंगफली से अलग कर सको। बिल्कुल संभव है। उसके लिए आपको ज़ोर से एक फूंक मारनी है तो जो छिक्कल है वो उड़ के अलग चला जाएगा और मूंगफली आपके हाथ में रह जाएगी। नाउ ट्राई ब्लोइंग इट। वही कह रहे हैं कि आप उस पर फूंक मारो, मतलब फूंक मारने की कोशिश करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या होगा, यही होगा कि भाई मूंगफली का छिक्कल हल्का होता है, उड़ के चला गया, मूंगफली रह गई। विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स रिमूव्ड पीनट्स स्किन और पीनट्स आर ब्लोन अवे। क्या कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ, जो पीनट स्किन थी यानी कि जो मूंगफली की जो स्किन हमने अलग करी थी, क्या वो उड़ के गई कि मूंगफली उड़ के गया। क्या हुआ भाई, ये जो हमारी स्किन है यही उड़ के गई है कि नहीं। यू ऑब्जर्व दैट ब्लोइंग एयर सेपरेट दी हैवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट। क्या कह रहा है, आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि भाई हवा फूकने से या फिर हवा देने से जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब जो भारी चीज़ें होती हैं वो हल्की से क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। हाउ डू यू थिंक फार्मर सेपरेट सो मैनी ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। आपको क्या लगता है कि जो किसान है वो इतने सारे अनाज को इतने सारे भूसी में से कैसे अलग करेगा, तो वो इसी तरीके का यूज़ करेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से हवा दी जाती है और जो किसान है, रुकिए यहाँ पे इमेज होगी ये वाला, ये देखो किसान स्टूल पे खड़ा हुआ है, ठीक। अब हवा चल रही हो तो सही है, नहीं तो यहाँ पे एक पंखा लगा दिया जाता है, ठीक है। और जब ये पंखा बहुत तेज़ी से चलता है तो इधर की हवा जाती है और जो किसान है वो ऊपर से क्या डालता है, अनाज डालता है। इसमें भूसी भी होती है। अनाज क्योंकि भारी है तो वो ज़्यादा दूर नहीं उड़ता, जबकि भूसी एकदम हल्की होती है तो वो उड़ के एकदम ही दूर गिर जाती है और इससे आपका अनाज अलग हो जाता है
और भूसी अलग हो जाती है। और थोड़ा बहुत अगर अनाज भूसी बाद में मिला भी रहता है तो उसको हाथ से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, चलो तो वापस आते हैं हम लोग इस पर। ट्रेडिशनली a soup bamboo tray is used for separating heavier and lighter component of a mixture। क्या कह रहे हैं, अगर कोई मतलब मिश्रण है उसमें हैवियर और लाइटर कंपोनेंट हैं तो उनको अलग करने के लिए, यानी कि भारी और हल्की चीज़ों को अलग करने के लिए पारंपरिक रूप से किसका इस्तेमाल होता आ रहा है, सूप का इस्तेमाल होता आ रहा है। सूप कैसा होता है, ऐसा या फिर ऐसा होता है। इसमें यहाँ पे अनाज डाला जाता है और फिर इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से झटकते ऊपर नीचे ऊपर नीचे। झटकने से क्या होता है कि भाई जो भूसी होती है ना वो निकल के आगे आ जाती है, ठीक, या फिर उड़ के बाहर चली जाती है और यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है अनाज। नेक्स्ट डे डियर नाना टेक दैम टू द फील्ड टू शो दिस प्रोसेस एट वर्क। अगले दिन इनके जो नाना हैं वो इनको यानी कि बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, फील्ड पे यानी कि खेत पे लेके जाते हैं, उनको काम के इस प्रोसेस को दिखाने के लिए। माली एंड वाली ऑब्जर्व अ फार्मर स्टैंडिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। माली और वाली ने वहाँ जाके क्या ऑब्जर्व करा, उन्होंने ये देखा कि एक किसान है जो कि रेस्ड प्लेटफॉर्म यानी उठा हुआ कोई प्लेटफॉर्म टाइप का उसके ऊपर खड़ा हुआ है। द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे विच कंटेन्स थ्रेश्ड वीड्स इन द डायरेक्शन ऑफ एयर और विंड। जो किसान है वो क्या कर रहा है, उसने एक बम्बू की बहुत ही बड़ी सी ट्रे टाइप की पकड़ रखी है जिसमें अनाज है जो कि भूसी मिला हुआ है। मतलब अनाज को पीटने के बाद में जो अनाज अलग नहीं होता, इसमें भूसी मिली होती है। तो भाई वो वाला अनाज उस ट्रे में है और वो उसको क्या कर रहा है, हवा की दिशा में गिरा रहा है। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम फिगर 9.4। क्या कह रहे हैं, 9.4 से आप क्या इन्फर कर पा रहे हो। तो भाई ये है मेरी 9.4। इसमें आप देख सकते हो किसान जो है वो ऊपर से अनाज गिरा रहा है, इसमें भूसी भी मिली हुई है, हवा इस तरफ चल रही है और हवा चलने की वजह से जो भूसी है वो हवा के साथ में उड़ के दूर चली जा रही है, जबकि अनाज मेरा यहीं गिर जा रहा है। इन केस हवा नहीं होती है तो यहाँ पे कोई पंखा अंखा लगा होता है जिससे ये चीज़ की जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग। ठीक, तो याद रखना ये चीज़। चलो, डू बोथ द कंपोनेंट्स वीट ग्रेन एंड हस्क फॉल एट द सेम प्लेस। क्या पूछ रहे हैं, क्या जो दोनों ही मेरे कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, मेरे गेहूं का जो अनाज है वो और जो भूसी है, क्या वो एक ही जगह पे गिर रहा है? नहीं, एक जगह पे नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि भूसी क्या है, हल्की है, हवा के साथ उड़ के चली जा रही है दूर। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स गेट ब्लोन अवे। दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो कि उड़ के दूर चला जा रहा है? तो आंसर है हस्क। कैन द विंड सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। क्या जो हवा है वो इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट कर पाई? बिल्कुल कर पाई भाई। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो मेथड होता है, ये जो तरीका होता है जिससे कि हम भारी जो मेरे कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी जो भारी कंपोनेंट है उसको हल्के से अलग करते हैं हवा या फिर फूंक मारकर, इसको हम लोग बोलते हैं विनोइंग। तो विनोइंग क्या होती है? विनोइंग मेरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेरे मिक्सचर में मौजूद जो भारी और हल्के कंपोनेंट्स हैं उनको अलग करा जाता है हवा की सहायता से। ठीक है, ये होती है विनोइंग। हैव यू सीन एनी सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी बीइंग डन एट योर होम। क्या आपने ऐसी कोई एक्टिविटी अपने घर में होती हुई देखी? तो भाई बहुत देखी है। कई बार मैंने देखा है मम्मी को सूप से चावल या कुछ साफ़ करते हुए। ठीक है, खेतों में कई बार ये प्रोसेस होते हुए देखा है। तो ये प्रोसेस मैंने कई बार देखा है। देखो अब ये क्या है, ये ना हमारी एक मॉडर्न मशीन है, ये भी विनोइंग का ही काम करती है। इसमें आपको क्या करना होता है, बस अनाज एक तरफ से डालना होता है, दूसरी तरफ से आपका साफ अनाज निकल आता है। ठीक है, अब इसकी मशीनें आने लग गई हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन डेवलपिंग ऑफ थ्रेशिंग मशीन कॉल्ड थ्रेशर। क्या कह रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की वजह से अब थ्रेशिंग मशीन आ गई है, मतलब एक पीटने वाली मशीन आ गई है जिसको कि थ्रेशर कहा जाता है। दीज मशीन्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स एंड हस्क। इन मशीनों का इस्तेमाल करा जाता है किस लिए? अनाज को उनकी भूसी से और उसकी बाली से अलग करने के लिए। दे परफॉर्म बोथ द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग साइमल्टेनियसली। क्या कह रहे हैं कि ये जो मशीनें हैं ये थ्रेशिंग और विनोइंग दोनों की प्रक्रियाओं को साथ साथ कर देती हैं। मतलब आपको बस अनाज उठाना है, इसमें डालना है और आपको अनाज अलग से मिलेगा और जो भी भूसी बाली है वो अलग हो जाएगी। नेक्स्ट डे माली एंड वाली बोर्डेड आर ट्रेन टू अहमदाबाद
टू विजिट देयर फादर्स फ्रेंड घनश्याम भाई। अगले दिन माली और वानी अहमदाबाद के लिए जो ट्रेन है उस पर बैठते हैं अपने पिताजी के दोस्त घनश्याम भाई से मिलने के लिए, मतलब उनके यहाँ जाने के लिए। बिफोर लीविंग, जाने से पहले, वाली रिक्वेस्टेड हर मामी टू प्रिपेयर मेथी पूरी। जाने से पहले जो वाली है वो अपनी मामी से कहती है कि वो मेथी पूरी तैयार कर दें उन लोग के लिए। मेथी पूरी क्या होता है? स्वीट इंडियन ब्रेड मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर फॉर देयर जर्नी। ठीक, मेथी पूरी क्या है? ये एक ब्रेड के रोटी नहीं, पूड़ी होती है भाई। पूड़ी आप सभी ने खाई है ना, बस में मेथी पड़ी होती है और कुछ नहीं। मेथी पूड़ी ये चीज़ होती है। ठीक है, चलो वाली, शैल आई हेल्प यू नीड द डो फ्लावर। वाली क्या कह रही है कि मामी क्या मैं आपकी आटा गूंदने में मदद कर दूं? इसकी मामी क्या कह रही है? टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लावर फर्स्ट वी नीड टू रिमूव बार्न दैट मे बी प्रेजेंट इन द फ्लावर। इसकी मामी क्या कह रही हैं कि अगर हमको आटे से कोई भी डिश तैयार करनी है तो पहले हमें आटे में जो चोकर मिला होता है उसको अलग करना होता है। वाली, हाउ डू वी डू इट। अब वाली पूछी कि हम भला ये कैसे करते हैं? तो ये आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे क्या है? छन्नी है, इसमें आटा डाला, इसको हिलाया, आटा नीचे और जो चोकर है वो इसमें ऊपर आ जाएगा। मामी, वी यूज शीव फॉर दिस प्रोसेस। इसके लिए हम शेव का यूज़ करते हैं। शेव यानी कि छन्नी का यूज़ करते हैं। शेविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल ऑफ द शीव एज शोन इन फिगर 9.5। क्या कह रही हैं कि भाई शेविंग यानी कि छानने से क्या होता है? जो आटे के फाइन यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो छन्नी के छेद से होकर नीचे गिर जाते हैं, जबकि जो बड़े बार्न के यानी कि चोकर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। द बिगर पार्टिकल्स सच एज बार्न एंड स्मॉल स्टोन रिमेन्स ऑन द शीव। यही कह रही कि भाई जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे चोकर हो गया या फिर छोटे छोटे पत्थर हो गए वो शीव यानी कि छन्नी में ही रह जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व आ शीव। ध्यान से शीव यानी छन्नी को देखो। आर ऑल द होल्स ऑफ द शीव द सेम साइज। क्या सारे जो छेद होते हैं छन्नी के वो सभी सेम साइज के होते हैं? तो जवाब है हाँ, सारे ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। ठीक है। विल शीविंग वर्क इफ द होल्स ऑफ द शीव आर लार्जर देन द सब्सटेंस। क्या कह रहा है कि क्या शेविंग यानी कि क्या छानना, ये जो छन्नी है क्या ये काम करेगी अगर जो छेद हैं वो सब्सटेंस के साइज से क्या है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए तब भी काम नहीं करेगी क्योंकि फिर चोकर वोकर सब कुछ गिरेगा, है कि नहीं? तो होने चाहिए बट ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। Is there any difference in the size between the particles that passes through the sheave and the particles that remain on the sheave? क्या कह रहा है कि भाई क्या दोनों के साइजेस में कोई फ़र्क है? किन दोनों के साइजेस में? जो पार्टिकल्स शीव से यानी छन्नी से निकल गए हैं उनके साइज़ में और जो छन्नी के ऊपर रह गए उनके साइज़ में। क्या उन दोनों के पार्टिकल्स के साइज़ में कोई फ़र्क है? बिल्कुल है भाई। जो बड़े शेप का पार्टिकल का जो भी मटेरियल था वो ऊपर रह गया और छोटे शेप वाला नीचे आ गया। Sheaving is used where component of solid mixture have different sizes. शेविंग का इस्तेमाल यानी कि छानने का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पे मेरा जो मिक्सचर है उसमें दोनों सॉलिड मिले हों और दोनों के साइजेस क्या हों, दोनों के पार्टिकल के साइजेस अलग अलग होने चाहिए। अपॉन रीचिंग अहमदाबाद they visited साबरमती आश्रम along with घनश्याम भाई where they learned about the नमक सत्याग्रह दांडी मार्च। अहमदाबाद पहुंचने पर वो लोग जाते हैं साबरमती आश्रम घनश्याम भाई के साथ में, जहां पे उन्हें नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन टाइप का है। क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व शीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड। क्या आपने कभी छन्नी का इस्तेमाल होते हुए देखा है कंस्ट्रक्शन साइट पर, जो बालू होती है उससे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर निकालने के लिए? तो भाई बिल्कुल देखा है। छन्नी टाइप की होती है, ऐसे लोग तिरछा करके उसको लिटाते हैं, उसके ऊपर जो बालू है वो डालते हैं। जो बढ़िया बालू होती है वो पार हो जाती है और जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो यहीं रह जाते हैं। ठीक, ये मोरंग के साथ में अक्सर किया जाता है। चलो, व्हाट इज साबरमती आश्रम फेमस फॉर? अब यहाँ पे एक फन फैक्ट टाइप का दिया हुआ है कि जो साबरमती आश्रम है वो किसके लिए मशहूर है। ड्रॉ अ पोस्टर शोइंग दांडी मार्च एंड डिस्कस व्हाई इट वाज ऑर्गेनाइज।
आपको दांडी मार्च को दिखाते हुए एक पोस्टर बनाना होगा और ये मतलब इस टॉपिक पे डिस्कस करना होगा कि किस लिए ऑर्गेनाइज करा गया था। तो दांडी मार्च किस लिए ऑर्गेनाइज करा गया था पता है किसी को? दांडी मार्च करा गया था किस लिए? जो अंग्रेज थे वो भारतीयों पर जो नमक होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रहे थे। इसी चीज़ के प्रोटेस्ट में दांडी मार्च का आयोजन करा गया था। ठीक, ये देख सकते हो गांधी जी की इमेज है और यहाँ पे और भी लोग हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। माली आस्क वेयर इज नमक कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम। माली पूछता मतलब जो ये माली है ये पूछ रहा है कि ये जो नमक है जिसको कि हम लोग कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक भी कहते हैं ये कहाँ से मिलता है? फ्रॉम सी वाटर रिप्लाइज घनश्याम भाई। घनश्याम भाई जवाब देते हैं समंदर के पानी से। सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। सी वाटर यानी समंदर का पानी क्या होता है? समंदर का पानी नमक और साथ ही में कुछ और पदार्थ जो कि पानी में घुले रहते हैं उनका एक मिश्रण होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट द सी वाटर इज केप्ट इन द शॉलो पिट एंड एक्सपोज टू सनलाइट एंड एयर। नमक पाने के लिए जो समंदर का पानी है उसको शॉलो पिट यानी कि कम गहरे छोटे छोटे गड्ढों में क्या करा जाता है? इकट्ठा करा जाता है और खुले सूरज के नीचे हवा के नीचे छोड़ दिया जाता है। इन फ्यू डेज कुछ दिनों में द वाटर जो पानी होता है इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड मिक्सचर फिगर 9.6। क्या कह रहे हैं कि भाई जो समंदर का पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और क्योंकि वो भाप बन गया है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ सॉलिड मिक्सचर बचता है, मतलब कुछ मिश्रण प्रकार का बचता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरीफिकेशन। इस मिश्रण को और प्योरीफाई यानी और साफ़ करा जाता है और साफ़ करने के बाद में हमें इसमें से क्या मिलता है? कॉमन सॉल्ट यानी जो साधारण नमक है वो हमें मिलता है। फाइंड आउट अबाउट सम वाटर बॉडीज इन इंडिया दैट कंटेन कॉमन सॉल्ट। क्या कह रहा है? भारत में कुछ वाटर बॉडीज़ के बारे में पता लगाओ जिसमें साधारण नमक हमें मिलता हो। वन सच सोर्स इज सांबर लेक इन राजस्थान। एक ऐसा स्रोत कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर सांबर नाम की एक झील है वो है। ठीक है, इसमें हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। चलिए अब हम ये खोजते हैं कि जो सॉल्ट होता है यानी कि जो नमक होता है उसको सॉल्ट सॉल्यूशन यानी खारे मिश्रण से कैसे अलग किया जाता है। इसके लिए यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है 9.2। क्या है इसमें? टेक अ बाउल और एनी कंटेनर एंड फिल इट हाफ विथ वाटर। कोई भी कटोरा या फिर कोई भी आपको बर्तन लेना है उसको आधा पानी से भर देना है। ऐड 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट इनटू इट। उसमें 2 से 3 चम्मच क्या डाल दो? नमक डाल दो। एंड स्टीयर टिल द सॉल्ट डिजॉल्व टू फॉर्म अ सोल्यूशन। उसको तब तक चलाते रहो जब तक जो नमक है वो घुल के क्या हो जाए भाई? घुल के उसमें मिश्रण में बढ़िया से मिल जाए। टेक अ स्मॉल पीस ऑफ ब्लैक एंड डार्क कलर थिक पेपर एंड स्प्रेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन टू इट। क्या कह रहे हैं कि भाई आपको एक थोड़ा सा मोटा और गाढ़े रंग का या काले रंग का या कोई गाढ़े रंग का कोई कागज़ लेना है, कागज़ का टुकड़ा लेना है और उस पर जो आपने नमक का सॉल्यूशन तैयार किया है उसकी कुछ बूंदे डाल दो। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एनी आर्ट ऑफ योर चॉइस विद दिस सॉल्ट सॉल्यूशन। इस सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में आप कोई भी आर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो उस पेपर के ऊपर जैसी आपकी इच्छा हो। अलाउ इट टू ड्राई एंड ऑब्जर्व एंड देन ऑब्जर्व इट। उसको सूखने दो और फिर उसको ऑब्जर्व करो, मतलब उसको देखो। ठीक है, तो सूखने से पहले कैसे गीला गीला पैच टाइप का होगा, ठीक है। सूखने के बाद में कैसा हो जाएगा? ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाएगा, है कि नहीं। कोई आर्ट ड्रॉ करोगे तो ऐसे वो उस पर गुज जाएगी। डू यू ऑब्जर्व सम पैचेस ऑन द पेपर। क्या आपको कागज़ पे कुछ पैचेस नज़र आ रहा है? तो ये जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो ये क्या है? ये नमक है। ठीक है भाई, नमकीन पानी था तो पानी सूख गया, क्या बचा? नमक बचा, तो वही है। वॉट डू यू थिंक इज़ लेफ्ट ऑन द पेपर। आपको क्या लगता है पेपर पे क्या बचा है? तो जो बचा है पेपर पे वो है मेरा सॉल्ट यानी कि नमक। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट बाय टचिंग द पेपर। आप कागज़ को छू करके जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हो।
वेयर हैज़ द वाटर डिसअपियर्ड, पानी कहाँ गायब हो गया, तो पानी क्या बन गया, भाप बन गया, वो भाप बन के उड़ गया। रिकॉल द चैप्टर ऑन अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, ये उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं जो हम लोगों ने पहले नहीं पढ़ा था, इससे पहले वाला जिस पे हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ा था, उसी की बात कर रहे हैं कि उस चैप्टर को याद करो। लेट अस प्रूव फर्दर टू गेट द आंसर, चलो अब हम और आगे इसको टेस्ट करते हैं ताकि और हमें इसका आंसर मिले। ठीक है, चलो तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर ये एक्टिविटी है उसको कर लेंगे। ठीक, इन द ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ होलिएस्ट हेल्थ एंड मेडिसिन कॉल्ड आयुर्वेदा, अब यहाँ पे आयुर्वेद की बात हो रही है। आयुर्वेद क्या है, भारत की एक तरीके से कह सकते हो ये हमारी पारंपरिक जो चिकित्सा पद्धति है वो है ये, ठीक है ना। तो ये आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में क्या किया जाता था, द हर्ब्स एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट आर प्रेस्क्राइब्ड एज रेमेडीज, उसमें इलाज के रूप में इलाज में दवाइयों के रूप में पौधों के हिस्से प्रेस्क्राइब किए जाते थे या जड़ी बूटी दी जाती थी। दीज इंग्रेडिएंट्स लाइक रूट, लीफ, फ्लावर और सीड ऑफ वेरियस मेडिसिनल प्लांट आर ऑफन ड्राइड इन द शेड, क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो इंग्रेडिएंट्स होते थे जैसे कि जड़ें हो गई पौधे के, पत्ती हो गई, फूल, बीज या जो भी हिस्सा हो गया जिसके मतलब जो भी मेडिसिन में देना है उसको पहले क्या करते थे, सुखा लिया जाता था छाँव में, ठीक, छाँव में रख के सुखाते थे। दिस प्रैक्टिस फैसिलिटेट द इवेपोरेशन ऑफ एक्सेस वाटर लीविंग बिहाइंड द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिसिन, इससे क्या होता था, जो अधिक पानी होता है वो सब सूख जाता था और जो मेडिसिन मतलब मेन जो पार्ट होता है मेडिसिन का, दवा का, वो रह जाता था। चलो तो भाई ये हमारी है एक्टिविटी 9.3, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी फोटो दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि चाइना डिश है, उसमें नमक वाला पानी डाल दिया है, नीचे इसको गर्म कर रहे हैं, तो इसमें नमक ही बना रहे एक तरीके से, पानी सब भाप बन के उड़ जाएगा, बचेगा नीचे क्या, नमक। दिस एक्टिविटी में बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, क्या कह रहे हैं, ये जो एक्टिविटी है ये आपके हो सकता है अध्यापक द्वारा डेमोन्स्ट्रेट की जाए यानी दिखाई जाए। टेक सम सॉल्ट सॉल्यूशन, आपको कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। प्रिपेयर इन द एक्टिविटी 9.2, जो आपने 9.2 में तैयार करा है उसको आपको लेना है। इन अ चाइना डिश, उसको आप किसमें लो, चाइना डिश में ले लो। इफ़ अ चाइना डिश इज़ नॉट अवेलेबल अनदर सुइटेबल वेसल्स में बी यूज्ड, अगर चाइना डिश आपके पास में नहीं है तो उसके जगह आपके पास जो कुछ भी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब जो कुछ भी सही बर्तन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करने में मत लग जाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करने लग जाना तो राख हो जाएगी। हीट एंड लेट द वाटर बॉयल अवे एज शोन इन फिगर 9.8, जैसे हमारे फिगर 9.8 में दिखाया हुआ है ऐसे इसको गर्म करो और पानी को सब उबाल के क्या करो, अलग कर दो। अलाउ द चाइना डिश टू कूल, जो चाइना डिश है अब उसको ठंडा होने दो। वॉट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, वॉट इज लेफ्ट इन द चाइना डिश, चाइना डिश में क्या बचा, तो चाइना डिश में क्या बचा है, उसमें बचा है आपका नमक। ठीक है दोस्तों, क्या बचा है नमक। डिड यू गेट द सॉल्ट बैक, क्या आपको नमक वापस मिला, बिल्कुल मिल गया। यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द चाइना डिश बाय टचिंग द सॉल्ट विद योर फिंगर, आप चाइना डिश के अंदर जो नमक है उसको आप महसूस कर सकते हो अपनी उंगली से छूकर। ठीक है, चलो अब ये लड़का कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, इज देयर एनी मेथड थ्रू विच आई कैन गेट बैक बोथ सॉल्ट एंड वाटर, लड़का क्या कह रहा है कि कोई तरीका है जिससे कि मुझे नमक और पानी दोनों ही मिल जाए। तो भाई बहुत ही आसान तरीका होता है, आपको क्या करना है, आपको रुको उसमें क्या एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है उसका, नहीं इसमें उसका एक्सपेरिमेंट नहीं दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि अगर आपको नमक और पानी दोनों चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। भाई नमक तो आपको मिल जाएगा पानी उबालने पे, अच्छा पानी उबालने पे क्या बनता है, भाप बनता है, बनता कि नहीं बनता है, आपने पढ़ा है कि जब भाई भाप को ठंडा करते हैं तो फिर से क्या बन जाती है, पानी बन जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको उस भाप को ऐसे निकलने नहीं देना है। ठीक है, अब आप उसमें कोई ढक्कन टाइप का लगा के कोई पाइप टाइप का लगा सकते हो और उस भाप को किसी ठंडी जगह से गुजार सकते हो। तो होगा क्या कि भाप भाई पानी बन जाएगी और वो आपको अलग बर्तन में इकट्ठा कर लेना है, ये कर सकते हो। नहीं तो ये कर सकते हो, एक वो लो केतली टाइप की, उसमें नमकीन पानी को उबालो और ऊपर एक प्लेट ऐसे ही रख दो। ठीक है, अगर प्लेट के ऊपर बर्फ़ रख पाओ तो और भी अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे रख दो, इस पर भाप लगेगी और भाप यहाँ पे लगते ही क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, ठंडी होकर नीचे ऐसे
पानी बन के जमा होती जाएगी। ठीक, इससे आपको नमक पानी दोनों मिल जाएगा। चलो, इट इज़ नाउ टाइम फॉर देम टू विजिट दादा एंड दादी, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स रिसाइडिंग इन पुडुचेरी लोकेटेड इन सदर्न इंडिया। क्या कह रहे हैं कि भाई अब समय है इन लोग का दादा दादी के पास जाने का। दादा दादी कौन होते हैं? पिता के माता पिता, ठीक है ना। और ये पुडुचेरी में रहते हैं, सदर्न इंडिया में। माली एंड वाली आर एक्साइटेड टू मीट देयर ओल्ड नेबरहुड फ्रेंड्स। बालन, जो माली और वाली हैं, वो अपने पुराने पड़ोसी से मिलने को बड़े ही एक्साइटेड हैं, और पुराने पड़ोसी का नाम है बालन। आफ्टर रीचिंग पुडुचेरी दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स एंड डू नॉट रियलाइज दैट इट इज़ ऑलरेडी इवनिंग, दादीज टी टाइम। क्या कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर पहुँचकर ये लोग पुराने समय की बात करने लग गए, और इनको आभास ही नहीं हुआ कि भाई कब शाम हो गई और दादी के चाय का समय हो गया। दादा, आई शैल प्रिपेयर टी फॉर यू। इनके जो दादाजी हैं कहते हैं कि मैं तुम लोग के लिए चाय बनाता हूँ। चिल्ड्रंस, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। बच्चे क्या कह रहे हैं कि भाई हम भी आपकी मदद करेंगे। एज दादा मेक्स द टी ही शेयर टिप्स ऑन हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। दादा जैसे चाय बना रहे थे तो बच्चों के साथ में कुछ टिप्स को शेयर करते हैं कैसे कप चाय बनाई जाती है। बालन, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी हाउ डिड यू रिमूव द टी लीव्स। बालन जो है वो पूछता है कि चाय बनाने के बाद में आप चाय पत्ती को कैसे अलग करते हो। दादा जवाब दे रहे हैं ऑब्वियसली विद द स्टेनर। दादा क्या कहते हैं? भाई छन्नी के मदद से अलग करते हैं। स्टेनर, टी स्टेनर देखा कि नहीं देखा है? चाय की छन्नी कहाँ गई? इसमें शायद इमेज नहीं है, रुको मैं बता देता हूँ। ऐसी होती है, इस तरीके की होती है, ऐसे गोल गोल होता है, ठीक है। और ये गड्ढा टाइप का होता है, यहाँ पे छोटी 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 जाली होती है, और जब चाय डालते हैं तो यहाँ से चाय निकल जाती है और चाय पत्ती यहीं रह जाती है, ठीक है। चलिए, यू नो इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्टेनर वी कैन स्टिल रिमूव मोस्ट ऑफ द लीव्स। दादा क्या कह रहे हैं कि तुमको पता है अगर हमारे पास में छन्नी नहीं होगी तब भी हम ज़्यादातर जो पत्ती है उसको अलग कर सकते हैं। तो वाली जो ये बच्ची है पूछ रही है हाउ, कैसे। दादा जवाब दे रहे हैं लीव द सॉस पैन वेसल कंटेनिंग टी अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम एंड जेंटली पोर द टी इन अ कप। दादा क्या कह रहे हैं कि जो बर्तन में तुमने चाय बनाई है उसको कुछ समय के लिए ऐसे बिन छिड़े रख दो, और फिर आहिस्ते से जो चाय है उसको कप के अंदर पलट लो। वाली, ओ यस एंड देन द टी लीव्स विल बी सेटल्ड एट द बॉटम। वाली करी कि अरे हाँ, फिर तो चाय पत्ती जो है वो नीचे बैठ जाएगी। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। क्या कह रहे हैं भाई? ये जो प्रोसेस होती है, ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनसॉल्यूबल होते हैं, मतलब जो कि पानी या किसी भी चीज़ में नहीं घुलते हैं, और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं जो कि थोड़ी समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन कौन सी प्रोसेस होती है? सेडिमेंटेशन ये मेरी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेरे कोई भी लिक्विड के अंदर अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिली है जो कि उसमें नहीं घुले, ठीक है, और वो पार्टिकल्स क्या हों, हैवी हों, और कुछ देर बाद नीचे बैठ जाएं, तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक है दोस्तों। व्हेन द वाटर लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंटेशन। और देखो, ये आपका कोई बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में मान लो पानी या कुछ है। अब जो हैवी पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, थोड़ी देर तक आपने इसको नहीं छेड़ा, वो नीचे बैठ गए, तो इसको हम कहेंगे सेडिमेंटेशन। ठीक, अब भाई पार्टिकल्स को अलग हमने कर दिया है। अब अगर मैं इस बर्तन को आहिस्ते से टेढ़ा करता हूँ और इसमें से इस पानी को मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे डेकेंटेशन। ठीक है, मतलब इसमें दो हमारी प्रोसेसेस हो रही हैं। पहली है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ऐसी प्रोसेस होती है जब मेरे जो हैवियर पार्टिकल, जो इनसॉल्यूबल मतलब जो ना घुलने वाले हैवियर पार्टिकल्स हैं, वो मेरे लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अब ऊपर जो मेरा साफ लिक्विड बचा है, जब मैं इसको बर्तन को टेढ़ा करके उस लिक्विड को निकालूंगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेकेंटेशन। ठीक है, तो समझ गए डेकेंटेशन सेडिमेंटेशन कैसे हो रहा है कि मैं। ठीक, तो डेकेंटेशन क्या होता है, जब मैं वाटर या फिर लिक्विड को बर्तन को टेढ़ा करके निकालता हूं, तो उसी प्रोसेस को हम लोग डेकेंटेशन कहते हैं। ठीक है, चलो
दादा, बट आई कैन स्टिल गेट a few tea leaves in my mouth because decantation does not completely separate all the tea leaves from the tea. दादा कह रहे हैं लेकिन तब भी मेरे मुंह में कुछ चाय पत्ती आ जाती है, क्योंकि जो डेकेंटेशन होता है ये पूरी तरीके से चाय में से चाय पत्ती को नहीं अलग कर पाता. बालन, ओ इट मीन्स इट इज़ नॉट अ प्रॉपर मेथड ऑफ सेपरेशन. बालन कहता है कि अरे इसका मतलब ये है कि ये सही तरीका नहीं है सेपरेशन करने का. दादा, यस यू आर राइट. दादा कह रहे कि हाँ तुम एकदम सही हो. द टी इज़ रेडी नाउ. चाय अब तैयार है. माली पिक्ड अप द टी स्टेनर फ्रॉम द शेल्फ एंड गेव इट टू दादा. माली जो है वो शेल्फ से क्या करता है, जो छन्नी है चाय वाली उसको उठाता है और दादाजी को दे देता है. दादा, लेट मी पोर द टी थ्रू द स्टेनर, यू कैन सी ऑल द टी लीव्स कलेक्टेड इन द स्टेनर. दादा क्या कह रहे कि अब मैं इस छन्नी से इस चाय को छानूंगा, तुम लोग देखना कि भाई कैसे जो चाय पत्ती है वो इस छन्नी में इकट्ठा हो जाती है. दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी इज कॉल्ड फिल्टरेशन. ये जो प्रक्रिया होती है हमारी चाय पत्ती को चाय से अलग करने की, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टरेशन. ठीक है, तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम जो लिक्विड है, जो भी तरल है, उसको किससे निकाल रहे हैं, उसको किसी बहुत ही छोटे छोटे छेद वाले किसी छन्नी से निकाल रहे हैं. ठीक है, और निकालने के दौरान जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो छन्नी में रह जा रहे हैं और जो लिक्विड है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिल्टरेशन. जैसे कि अगर आप चाय को छन्नी से छानते हो तो वो भी फिल्ट्रेशन का ही एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, चलो. बालन आस्क माली इफ़ ही कुड यूज़ द टी स्टेनर टू फिल्टर मडी वाटर, लेट अस ट्राई एंड फाइंड आउट. बालन जो है वो माली से कहता है कि क्या टी स्टेनर यानी कि छन्नी का इस्तेमाल करके, चाय वाली छन्नी का इस्तेमाल करके जो कीचड़ वाला पानी है उसको साफ़ करा जा सकता है. चलिए हम इसको पता करते हैं. दादा, ऑल्सो ट्राई टू फिल्टर द मडी वाटर थ्रू अ पीस ऑफ अ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व द डिफरेंस. फिर दादा भी कह रहे हैं कि तुम लोग जो कीचड़ वाला पानी है ना उसको किसी कपड़े से भी छानने की कोशिश करना, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस यानी दोनों चीज़ों के बीच में फ़र्क देखना. माली, वाई शुड वी यूज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ. माली पूछ रही है कि भाई हमको कपड़े के टुकड़े का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, मतलब हम क्यों करें, ऐसा पूछ रही है. दादा, इफ़ अ पीस ऑफ अ क्लॉथ इन अ पीस ऑफ अ क्लॉथ देयर आर वेरी स्मॉल होल्स और पोर्स बिटवीन द वोवन थ्रेड्स. दादा कह रहे हैं कि भाई जो मेरे कपड़े का टुकड़ा होता है उसमें जो छेद होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. These pores in the cloth can be used as filter. ये जो छोटे छोटे छेद हैं मेरे कपड़े में, इनका इस्तेमाल फिल्टर के तौर पे किया जा सकता है. People of ancient time also follow this practice. प्राचीन समय के जो लोग हैं वो भी इस प्रैक्टिस को किया करते थे. But if the water is still muddy, impurities can be separated using a filter with even smaller holes or pores. लेकिन अगर पानी अब भी कीचड़ कीचड़ वाला है, गंदा गंदा है, तो हम पानी को और छोटे छोटे छेद वाले फिल्टर का इस्तेमाल करके और साफ कर सकते हैं. अ फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर इन इट. जो फिल्टर पेपर होता है वो ऐसे ही एक फ़िल्टर होता है जिसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं. मतलब फ़िल्टर पेपर के जो छेद होते हैं ना वो और भी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं. अब यहाँ पे जो बच्ची है इसके मन में एक सवाल चल रहा है. क्या सवाल है, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ क्लॉथ डू आई नीड टू गेट क्लियर वाटर. बच्ची ये सोच रही है कि भाई मुझे कितने लेयर चाहिए होंगे कपड़े के एकदम साफ पानी पाने के लिए. तो भाई यहाँ पे मेरी क्या है, नेक्स्ट एक्टिविटी है. ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, फिल्टर पेपर का यूज़ करना है. ट्राई टू फोल्ड द फिल्टर पेपर योर सेल्फ एंड मेक अ कोन एज शोन इन फिगर 9.10. जैसे फिगर 9.10 में दिखाया हुआ है वैसे आपको क्या करना है, आपको फिल्टर पेपर को ऐसे कोन के शेप में मोड़ना है. प्लेस इट इनसाइड अ फनल केप्ट ऑन द कॉनिकल फ्लास्क एंड पोर मडी वाटर इनटू इट. क्या करना है, इसको एक फनल के, मतलब आपको क्या करना है, जो कोन शेप है इसको आपको, जो फनल होता है जिसमें से पानी डाला जाता है, ऐसा शेप का होता है. ऊपर ऐसे मोटा मोटा होता है और नीचे पतला सा होता है. ठीक है, इसको आप किसी बोतल वोतल में लगा के बड़े आराम से पानी डाल सकते हो. उसमें पानी डालोगे यहाँ से आ जाएगा. तो ऐसे जो फनल है यहाँ पे आपको इस फिल्टर पेपर को ऐसे लगा देना है. ठीक है, और फिर उसमें जो आपका गंदा पानी है उसको डालना है.
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व करा? तो देखो, जैसे ही आप इसमें गंदा पानी डालोगे, क्योंकि मेरे फिल्टर पेपर के अंदर बहुत ही नन्हे नन्हे छेद होते हैं, तो आप देखोगे कि जो साफ़ पानी ना वो नीचे आ रहा है और जो गंदा गंदा है कीचड़ वो ऊपर क्या होता है, जमता जा रहा है। ठीक है, ऐसा आप इस एक्सपेरिमेंट में देखोगे। डू द मड पार्टिकल पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर, क्या जो मड मतलब जो कीचड़ के जो अवशेष है, जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो फिल्टर पेपर से पास हुए? तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि फिल्टर पेपर के छेद होते ही इतने छोटे छोटे हैं। द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द फनल विल बी कलेक्टेड इन अ कॉनिकल फ्लास्क, जो पानी आ रहा है इस फनल से बाहर, उसको आप ऐसे कोन शेप के फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हो। You will get mud as residue on the filter paper and clear water as filter in conical flask। क्या कह रहा है? आपको जो फिल्टर पेपर है उस पर मड यानी कि कीचड़ थोड़ा बचा मिलेगा और साथ ही में साफ पानी आपको जो फ्लास्क ले रखा है आपने उसमें आपको मिलेगा। अदर देन द फिल्टर पेपर मैनी मटेरियल सच एज कॉटन, चारकोल एंड सैंड कैन बी यूज एज अ फिल्टर। क्या कह रहे हैं भाई? फिल्टर पेपर के अलावा कई और मटेरियल्स जैसे कि मेरा कॉटन, चारकोल, सैंड यानी कि मेरी रुई, कोयला और बालू, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फिल्टर के रूप में। द चॉइस ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मटेरियल टू बी रिमूव्ड। हमें कौन सा फिल्टर चुनना है ये इस पर डिपेंड करता है कि भाई जो हमें मटेरियल अलग करना है, मतलब हमें जो मटेरियल रिमूव करना है उसके पार्टिकल्स का साइज़ कैसा है। जैसे कि चाय पत्ती के केस में चाय पत्ती कैसी होती है, मोटी मोटी होती है, तो छन्नी से काम चल जाता है। क्या उसी छन्नी से मैं कीचड़ वाले पानी को साफ़ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। तो फिर कैसा फ़िल्टर लेना है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपको जो मटेरियल फ़िल्टर करना है यानी कि जो रिमूव करना है उसके पार्टिकल्स का साइज़ कैसा है। ठीक, चलो एक्टिविटी 9.5। अब यहाँ पे मेरी एक और एक्टिविटी है। क्या है? वाली गोज फॉर अ नेचर वॉक विथ हर दादी एंड कलेक्टेड सम वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड इन अ कंटेनर। वाली जो है वो अपनी दादी के साथ में प्रकृति की सैर पर निकलती है और तालाब से कुछ पानी वो एक बर्तन में ले लेती है। शी ऑब्जर्व सम अनवांटेड सब्सटेंस इन इट, उसे उसमें कुछ अनचाहे पदार्थ दिखते हैं। डिज़ाइन एंड क्रिएट अ वर्किंग मॉडल ऑफ वाटर फिल्टर यूजिंग लो कॉस्ट मटेरियल। क्या कह रहे हैं कि भाई अब आपको क्या करना है, आपको डिज़ाइन करना होगा और बनाना होगा एक वाटर फिल्टर को लो कॉस्ट मटेरियल से। लो कॉस्ट यानी कि जो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाए। ठीक है, तो देखो फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर का काम होता है छानना। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी चीज़ बनानी है जो कि पानी को बहुत ही अच्छी तरीके से छान सके। ठीक, और इसको छानने के लिए आप कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि बालू ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पीछे इधर पढ़ा था, बालू ले सकते हो आप। इसको चारकोल को यानी कोयले को ले सकते हो, कॉटन को ले सकते हो। ठीक, और इन सबको बनाओ कैसे मैं बता देता हूँ। एक बोतल लेना प्लास्टिक की, ठीक है, उसको काट लेना इधर से। ठीक, ये इसका ढक्कन है, ये इसका मुंह है। ठीक, यहाँ पे लगा देना कपड़ा। ठीक, कपड़े के ऊपर आपको क्या डाल लेना है? कपड़े के ऊपर आपको डाल लेना है बालू। ठीक है, यहाँ पे बालू हो जाएगी। बालू के ऊपर इससे थोड़ा मोटे पार्टिकल वाले नन्हे नन्हे कंकड़ डाल लो चाहो तो आप। इसके ऊपर कोयला और उसके ऊपर सबसे ऊपर मोटे मोटे पत्थर। अब जब आप इसमें पानी डालोगे ना, तो पहले तो पानी कहाँ से, बड़े पत्थरों से होता हुआ आएगा और जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ रुक जाएंगे। अब इसके बाद में वो आएगा किस पे? कोयले पे, और ये जो होगा वो बाकी पार्टिकल्स को रोक लेगा। ऐसे ही हर एक लेयर से जब पानी होता जाएगा ना, तो जो पार्टिकल्स हैं मेरे अलग अलग साइज़ के वो रुकते जाएंगे और आखिरी में आपको क्या मिलेगा? साफ़ पानी मिलेगा। हालांकि इसमें आखिर में पता है उतना साफ़ मिलता नहीं है, मैंने एक बना के देखा था, उतना साफ़ पानी नहीं आता, वो तब भी आपको और साफ़ करना पड़ता है। ठीक है, तो बना सकते हो ऐसे आप लो कॉस्ट चाहो तो, आपकी इच्छा फिलहाल। चलो जी, टी बैग्स वर लिटरली मेड ऑफ सॉफ्ट क्लॉथ लाइक सिल्क बिकॉज इट कुड होल्ड द टी लीव्स एंड लेट वाटर पासेस थ्रू इट। अच्छा, आप सभी ने टी बैग वाली चाय तो पी होगी, अब उतनी नहीं चलती है, लेकिन पहले के टाइम पे अगर ट्रेन कहीं पे भी जाओगे ना, तो आपको टी बैग वाली चाय ही वो देते थे। गर्म पानी देते थे, उसमें दूध रहता था, दूध, चीनी और टी बैग पड़ा होता था। उस टी बैग को पानी में खूब डुबाओ अच्छे से और आपकी जो चाय है वो तैयार हो जाती थी, मतलब चाय जो है रंग बदल देती थी। ठीक है, तो अब तो ये टी बैग वाला चलन कम हो गया, नहीं तो पहले टी बैग बहुत चल रहा था। तो यहाँ पे उसी टी बैग की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? टी बैग जो होता है किससे बना होता है? वो नरम कपड़े से बना होता है।
ठीक है। और वो ऐसा होता है जिसमें पानी आराम से आ जा सकता है, लेकिन जो चाय पत्ती है वो अंदर ही उसमें रुकी रहती है, ठीक। सिल्क वॉज स्ट्रॉन्ग एंड डिड नॉट फॉल अपार्ट व्हेन इट टच्ड हॉट वाटर। जो सिल्क है ये हमारा बड़ा मजबूत होता है और जब ये गर्म पानी को छूता है तो ये फटता टूटता नहीं है। लेटर पीपल स्टार्टेड यूजिंग गॉज और मजलन। बाद में लोगों ने गॉज और मजलन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। गॉज क्या होता है भाई? गॉज पट्टी टाइप की होती है भाई, ठीक है, और मसलन भी वैसे ही मटेरियल होता है। इवेंचुअली दे बिगन यूजिंग फिल्टर पेपर। धीरे धीरे लोगों ने फिल्टर पेपर का यूज़ करना इसमें शुरू कर दिया। विच इज़ वॉट मोस्ट टी बैग्स आर मेड ऑफ टुडे। और आज ज़्यादातर जो टी बैग्स है वो फिल्टर पेपर के ही बने हुए हैं, ठीक। हालांकि हमारे इंडिया में टी बैग का यूज़ बहुत कम होता है। चलो, माली एंड वाली गो ऑन अ बोट राइड बाय अ नियर बाय रिवर विद देयर दादा एंड हिज फ्रेंड्स ओट्टुकम। क्या कह रहे हैं कि भाई माली और जो ये वाली हैं ये नाव पे जाते हैं अपने दादाजी के साथ में और उनके दोस्त ओट्टुकम के साथ में। ओट्टुकम इज़ अ फिशरमैन। ओट्टुकम कौन है? ओट्टुकम है फिशरमैन, यानी कि वो है एक मछुआरा। एज दे कास्ट द फिशिंग नेट वाटर ड्रेन्स आउट थ्रू द मैश। क्या है कि भाई जब वो लोग मछली पकड़ने वाला जाल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो जाल में से निकल जाता है, ठीक है। वाली रिकॉल्स द फिल्ट्रेशन मेथड शी हैज़ लर्न एंड रियलाइज दैट दिस मेथड ऑफ कैचिंग फिश इज समवॉट सिमिलर। वाली को ये देख के फिल्ट्रेशन मेथड जिसके बारे में उसने सीखा था उसकी याद आती है और वो उसे ये रियलाइज़ होता है, उसे ये आभास होता है कि मछली पकड़ने का ये तरीका काफ़ी हद तक वैसा ही है। माली वॉज टेकन अ बैग व्हेन ही सॉ प्लास्टिक बैग्स, ब्रोकन बॉटल एंड लार्ज फिश with a straw stuck in its mouth and food wrapper along with the other fish trapped in the net। माली जो है उसे बड़ा धक्का टाइप का लगता है जब वो ये देखता है कि मछली के साथ साथ जाले में और क्या क्या आ गया, प्लास्टिक की थैली आ गई, ठीक है, स्ट्रॉ आ गई जो कि मछली के मुंह में फंसी हुई थी, खाने के रैपर्स आ गए और भी कई सारी कचरा आ गया मछलियों के साथ में। ये देख के माली को बड़ा ही धक्का टाइप का लगता है। Let us raise awareness about the issue of river and ocean pollution by composing a poem। क्या कह रहे हैं कि चलिए अब हम जागरूकता बढ़ाते हैं किसके बारे में? जो नदियों में और जो समंदरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके बारे में हम जागरूकता बढ़ाते हैं कविता कंपोज करके, मतलब कविता लिखकर। A few lines has been written here, add more lines। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं, आपको कुछ खुद से बना के लिखनी होंगी। पीस ऑफ प्लास्टिक इन माई नेक, मतलब ये जो मछली है ये एक तरीके से कविता गा रही है, कह रही है कि मेरे गले में क्या है, मेरे गले में प्लास्टिक के टुकड़े हैं। एज इन पेन आई क्राई, दर्द में मैं रो रही हूँ। कोई लाश, वेयर आर यू डियर, पापा फिश क्राइज एंड मामा फिश हैज़ टीयर्स। क्या है कि भाई कोई लाश कहाँ हो तुम प्रिय, मम्मी पापा जो मछली हैं वो रो रहे हैं और मम्मी मछली जो है वो रो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2-3 लाइन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 2 लाइनें हैं, एक जगह खाली है, इसमें आप लाइन ऐड कर सकते हो। ऐसे करके आप पोएम बना सकते हो। और एक काम करना, एक चार्ट पर इस पोएम को लिखना और अपनी जो क्लास की दीवार है ना उस पर कहीं पे इसको चिपका देना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप लोग का मैं ध्यान थोड़ा सा इस टॉपिक पे खींचना चाहूँगा। देखो, वाटर पोल्यूशन आज के टाइम पे ये एक बहुत ही सीवियर, यानी कि ये एक बहुत ही कह सकते हो बड़ी परेशानी है, ठीक है। जहाँ पे भी आप जाओगे आपको कचरा दिखेगा ही। नालों में आपको कचरा भरा दिखेगा, नालियों में कचरा भरा दिखेगा, नदियों में आपको दिखेगा, समंदर, मतलब हर जगह जहाँ पे भी आपको पानी दिखेगा ना वहाँ पे आपको कचरा ज़रूर मिलेगा। और ये अब एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है क्योंकि आपको पता है पानी कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिन पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप पानी में इतना कचरा करते रहोगे तो क्या हमें पीने के लिए पानी मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी करंटली मैं नोएडा में रिजाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे पता है पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी पूरे इंडिया में हमको पानी खरीदना पड़ेगा पीने के लिए, ठीक है। तो ऐसी इतनी बुरी कंडीशन ना आए, कम से कम हमें ये तो प्रयास करना ही चाहिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे लौटते हैं। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, अ बाउल ऑफ मिल्क इन योर होम हैज़ गॉन सार। क्या कह रहे हैं? एक कटोरा
दूध है आपके घर में जो कि सार हो गया है, यानी कि खट्टा हो गया एक तरीके से। डिस्कस विद योर पेरेंट्स हाउ कैन यू यूज़ इट इन अनदर वे। अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस करो कि आप इसको और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो भाई इसका बढ़िया दही वही बना लो और क्या। ऑल्सो विच मैथड ऑफ सेपरेशन विल यू यूज़ इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप कौन से मेथड का यूज़ करोगे अलग करने के लिए। तो दूध जो है वो ख़राब होने के बाद में या फिर फटने के बाद में क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। ठीक है, उसको किसी कपड़े से छान लो, बढ़िया पनीर तैयार हो गया, उसकी सब्जी बना लो या ऐसे ही खा लो। ठीक, चलिए। माली एंड वाली टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दियर दादा एंड दादी, बिग गुड बायज फ्रॉम बालन एंड ट्रैवल टू मध्य प्रदेश। क्या कह रहे हैं, अब जो माली और वाली है वो अपने दादा दादी से दुआएं लेकर बालन को अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं किधर, मध्य प्रदेश की ओर। द ट्रेन रीच्ड भोपाल इन मध्य प्रदेश। जो ट्रेन है वो मध्य प्रदेश में भोपाल में पहुंचती है। द सन इज राइजिंग एंड इज गेटिंग हॉट। जो सूरज है वो ऊपर चढ़ रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऑन देयर वे टू मासीज maternal aunt's home, they drink छाछ buttermilk in the ढाबा roadside eatery। क्या कह रहे हैं कि भाई मासी के घर के रास्ते में, मासी किसको बोलते हैं, मासी जो माँ की बहन होती है उसको हम लोग मासी कहते हैं। तो मासी के घर के रास्ते में ये लोग छाछ पीते हैं, जिसको हम लोग मट्ठा भी कहते हैं। ये लोग क्या पीते हैं, छाछ पीते हैं एक ढाबे पर। माली आस्क द शॉपकीपर अबाउट द बिग पेंटिंग हैंगिंग ऑन द वॉल द ढाबा। माली जो है वो दुकानदार से एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है ढाबे की दीवार पर, उसके बारे में पूछता है। तो कौन सी पेंटिंग है, पेंटिंग है ये वाली, ये वाली। इसमें आप देख सकते हो एक महिला है जो कि क्या कर रही है, यहाँ पे मथ रही है इसको। द शॉपकीपर एक्सप्लेन्स दैट द पिक्चर शोज अ लेडी परफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ चर्निंग कर्ड यूजिंग अ बिग मथानी चर्नर टू सेपरेट बटर। जो दुकानदार है वो क्या समझाता है, दुकानदार इन बच्चों को समझाता है कि इस तस्वीर में जो महिला है वो बड़ी से मथानी का इस्तेमाल करके मथ रही है। किसको मथ रही है, दही को मथ रही है। देखो जब दही को मथा जाता है तो उसमें जो बटर होता है ना, मतलब जो उसमें हमारा मक्खन होता है वो ऊपर तैरने लग जाता है, उसको ऊपर से उठा के निकाल लिया जाता है। ठीक, और जो नीचे लिक्विड बचता है वो होता है छाछ यानी कि मट्ठा, जिसको कि पीते हैं। और जो बटर इसमें से निकलता है ना उसको कढ़ाई में डाल के पकाते हैं और उसमें से घी बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा घी और मट्ठा बनता है। इन दिस प्रोसेस द बटर बीइंग लाइटर फ्लोट एट द टॉप वाइल द बटर मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। इस प्रक्रिया में जो बटर होता है यानी कि हमारा जो मक्खन होता है वो हल्का होता है लिक्विड से, तो वो ऊपर क्या होता है भाई, तैरता है। ठीक है, वो ऊपर तैरने लग जाता है और नीचे बचता है क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारा बटर मिल्क यानी कि छाछ। Their stay at Masi's place has become enjoyable and they are looking forward to share all their memories with their friend upon returning home। क्या कह रहे हैं कि भाई वो लोग जब अपनी मासी के यहाँ रहते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, और अब वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई कब वापस जाएं और अपने दोस्तों के साथ में ये सारी मेमोरीज़ को वो शेयर करें। नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू रीच देयर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप। अब इनके सफ़र के अंतिम डेस्टिनेशन पे पहुंचने का समय आ गया है, जो कि है शिलोंग, द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग क्या है, मेघालय की राजधानी है। ऑन देयर अराइवल एट देयर बुआस पैटर्नल आंट हाउस इन शिलोंग दे नोटिस्ड अ कारपेंटर मेकिंग अ वुडन डोर। क्या कह रहे हैं कि भाई ये लोग मेघालय यानी शिलोंग आए हैं, कहाँ किससे मिलने, ये लोग आए हैं अपनी बुआ से मिलने। बुआ कौन होती हैं, पापा की बहन। ठीक है, तो बुआ के यहाँ पहुँचने पर इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक कारपेंटर है। कारपेंटर किसको बोलते हैं, जो कि लकड़ी का फर्नीचर बनाता है। ठीक है, तो एक कारपेंटर है जो कि लकड़ी का दरवाज़ा बना रहा है। वाइल वर्किंग ही एक्सीडेंटली ड्रॉप अ फ्यू आयरन नेल्स इन सॉडस्ट। जब वो दरवाज़ा बना रहा था तो उससे गलती से कुछ लोहे की कीलें गिर जाती हैं, किसमें, लकड़ी के बुरादे में। द कारपेंटर स्टार्टेड हैंड पिकिंग दी आयरन नेल्स। जो कारपेंटर है वो अपने हाथ से जो ये कीले हैं इनको चुन के अलग करना शुरू कर देता है।
द चिल्ड्रंस टेल द कारपेंटर टू वेट। बच्चे कारपेंटर को बोलते हैं रुकने के लिए, बढ़ई को बोलते हैं रुकने के लिए। दे गेट अ मैग्नेट फ्रॉम दियर बुआ। अपनी बुआ से वो एक चुंबक लेके आते हैं। दे आस्क द कारपेंटर टू मूव द मैग्नेट थ्रू द सॉडस्ट। वो कारपेंटर से कहते हैं कि वो चुंबक को सॉडस्ट से, मतलब सॉडस्ट के अंदर उसके ऊपर घुमाए। ऑल द नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू इट। सारी जो कीलें हैं वो उस पर आकर्षित होकर चिपक जाती हैं। विच मेथड ऑफ सेपरेशन डिड द कारपेंटर यूज। कारपेंटर ने कौन से तरीके का इस्तेमाल करा है इसमें अलग करने के लिए। रिकॉल द चैप्टर ऑन एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। इसके लिए जो चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट उसको आपको फिर से रिकॉल करना होगा। द सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय पदार्थ, यानी कि मैग्नेटिक सब्सटेंस। आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो लोहा है ये मेरा एक बहुत ही कॉमन, यानी ये मेरा एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है एक चुंबकीय पदार्थ का। सेपरेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। यानी कि जो तरीका होता है जिससे हम लोग चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक दूसरे से अलग करते हैं मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मतलब ये है, कुल मिला के ये समझ लो, अगर हम चुंबक का इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को अलग कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, चलो। Nowadays, recyclers use magnet to separate iron articles from a heap of waste. आजकल के दिनों में जो रिसाइकलर्स होते हैं, यानी कि जो रिसाइकल फील्ड होती है, वहाँ पे जो रिसाइकल करने वाले लोग होते हैं वो चुंबक का इस्तेमाल करते हैं जो लोहे की चीज़ें हैं उनको कचरे से अलग करने के लिए। इन मैनी इंडस्ट्रीज़, यानी कई उद्योगों में, द वेस्ट मटीरियल ऑफन कंटेन स्क्रैप आयरन। जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है उसमें अक्सर क्या होते हैं, लोहे के टुकड़े होते हैं। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल यूजिंग मैग्नेट फिटेड टू अ क्रेन। इनको कैसे अलग करते हैं, क्रेन में मैग्नेट लगा होता है उसका यूज़ करके इसको अलग करते हैं। द स्क्रैप आयरन कैन बी रिसाइकल एंड यूज। जो बचा हुआ जो ये आयरन है उसका इस्तेमाल दोबारा से किया जा सकता है। माली एंड वाली had delightful holiday and the भारत की यात्रा tour of India filled with fun will be everlasting memory for them। क्या कह रहे हैं, माली और वाली के लिए एक ये बहुत ही डिलाइटफुल, यानी कि बहुत ही कमाल की छुट्टियां थी। और ये जो भारत की यात्रा इन्होंने करी है, यानी इंडिया का ये जो टूर इन्होंने करा है, ये बड़े ही मज़े से भरा हुआ है और ये इनके जीवन में एक ऐसी याद बन गई है जो कि ये कभी भी नहीं भूलेंगे। They not only enjoyed exploring different regions of India, but also gained a lot of knowledge about various methods of separation of substance। उन्होंने भारत की अलग अलग जो राज्य है, क्षेत्र है, ना सिर्फ उनकी खोज करी बल्कि उनको अलग अलग जो सेपरेशन का मेथड होता है, यानी कि जो अलग करने का जो तरीका होता है, वैसे कई तरीकों के बारे में इनको जानकारी भी मिली। एक्टिविटी 9.6 लेट अस प्ले। राइट दी फॉलोइंग फेजेस ऑन अ स्मॉल स्लिप ऑफ पेपर। क्या कह रहा है, इन फेजेस को आपको छोटे छोटे कागज़ की पर्चियों पे लिखना होगा। तो ये मेरे फेजेस हैं, जैसे कि पहला है सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन फ्रॉम पल्सेस, चर्निंग कर्ड टू ऑब्टेन बटर, और हमारा ये टेकिंग आउट ग्रीन चिलीज फ्रॉम कुक्ड दलिया। ठीक है, ऐसे फेजेस को आपको क्या करना है, छोटे छोटे पर्चियों पे लिख लेना है। फिर क्या करना है, नाउ टेक 2 बास्केट each representing one of the purpose for which we separate substance from 2 teams and see who will get the maximum correct entries। देखो ये हमारा बहुत ही इजी सा ये गेम टाइप का है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, आपको छोटी छोटी पर्चियाँ बनानी है, उस पर्चियों पर ये सारे जो चीज़ें हैं इनको लिखना है। फिर 2 टीम बनाओ। दोनों टीम का काम क्या होगा, दोनों टीम का काम ये है कि वो सही बास्केट में सही एंट्री को डालें। जिस टीम ने सबसे ज़्यादा डाला वो जीत जाओगे। ठीक है, तो ये मेरा गेम है और ये हो गया मेरा चैप्टर ख़त्म। ठीक है दोस्तों, चलो तो अब हम लोग पहले इसकी समरी पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी समरी का जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, हैंड पिकिंग इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग सॉलिड मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट साइज, कलर एंड शेप फ्रॉम अ मिक्सचर।
हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनने का ये जो मेथड होता है, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें सॉलिड मटेरियल्स को अलग करना होता है, और ये हम अलग करते हैं उनके साइज, रंग और शेप के आधार पर। ठीक है। द प्रोसेस इन विच द स्टॉक्स आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम दैम इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो प्रक्रिया होती है जिसमें बालियों को पीटा जाता है ताकि उनमें से अनाज अलग हो, इसको हम लोग थ्रेशिंग बोलते हैं। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हैवियर ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। जो मेथड यानी कि जो मेरी ये प्रक्रिया होती है जिसमें भारी अनाज में से हल्की भूसी अलग करी जाती है हवा के द्वारा, इसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर बेस्ड ऑन वेरिएशन इन पार्टिकल साइज यूजिंग अ शिव इज कॉल्ड शिविंग। जो प्रक्रिया होती है जिसमें हम मिक्सचर में से पार्टिकल साइज के हिसाब से चीज़ों को अलग करते हैं छान कर, इसको हम लोग शीविंग कहते हैं। मतलब छन्नी का इस्तेमाल करके जब आटा आटा छानते हैं उसको क्या बोलते हैं? शीविंग। इवेपोरेटिंग is the process in which liquid gets converted into its vapor. It can be used to separate a solid dissolved in liquid. इवेपोरेशन क्या होता है भाई? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मेरा तरल है वो वाष्प में यानी कि वेपर्स में बदल जाता है। ठीक, इसका इस्तेमाल करके हम कोई भी सॉलिड चीज़ अगर लिक्विड में मिली हुई है उसको अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्यूबल कंपोनेंट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें भारी ना घुलने वाले जो कंपोनेंट्स हैं लिक्विड के नीचे जो बैठते हैं, इनको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड बाय टिल्टिंग द वेसल द प्रोसेस इज कॉल्ड डेकेंटेशन। जब हम बर्तन को तिरछा करके उसमें से जो ये लिक्विड है उसको अलग करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डेकेंटेशन। फिल्टरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम आ लिक्विड। फिल्ट्रेशन का यूज़ करके जो हमारे ना घुलने वाले जो सॉलिड कंपोनेंट जो कि में लिक्विड में मिले हुए हैं उनको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है। चर्निंग इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट बटर फ्रॉम कर्ड। चर्निंग यानी कि मथने का यूज़ करके, यानी कि जो तरीका होता है मथने का, इसका इस्तेमाल करके हम लोग दही में से मक्खन निकाल सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय यूजिंग अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। हम जो ये अलग करते हैं मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट का इस्तेमाल करके, इसको हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। मतलब कि चुंबक का इस्तेमाल करके जब हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ को अलग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा एक और गेम है, चलो इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए, या फिर चाहो तो इसको आप लोग खेल लो, बहुत ही ईजी है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तो ये मेरे क्या हैं? MCQs टाइप के हैं। तो पहला क्या कह रहा है? व्हाट पर्पस डज हैंड पिकिंग सर्व इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। यानी कि सेपरेशन यानी अलग करने की प्रक्रिया में हैंड पिकिंग का क्या पर्पस होता है? तो हाथ से हम चीज़ों को चुन के अलग किस लिए करते हैं? तो क्या होता है बताओ? फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, सॉर्टिंग, डिकेंटेशन। ठीक है। तो फिल्ट्रेशन कब होता है? जब हम छानते हैं, लिक्विड छानते हैं और लिक्विड में से जो मेरे हैवी मटेरियल हैं वो अलग हो जाते हैं। इवेपोरेशन जब हम पानी को उबाल के या फिर किसी भी लिक्विड को उबाल के अलग कर देते हैं, सॉलिड मटेरियल उसी में रह जाता है। डेकेंटेशन जब सॉलिड मटेरियल नीचे बैठ जाता है और लिक्विड को टेढ़ा करके हम निकाल लेते हैं। और सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम सही शेप की चीज़ों को सही चीज़ के साथ में रखते हैं। जैसे कि पत्थर अगर मिला हुआ है, इसको अगर हम अनाज में से अलग करते हैं तो ये भी एक तरीके से सॉर्टिंग ही हुआ। ठीक है। तो ये है इसका सही ऑप्शन, सेकंड वाला, सॉर्टिंग। सेकंड क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर कॉमनली सेपरेटेड यूजिंग चर्निंग मेथड। इनमें से किस सब्सटेंस को हम अलग करते हैं चर्निंग मेथड का यूज़ करके? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो बटर होता है उसको अलग किया जाता है किस में से? कर्ड से। तो देख लो, ऑयल फ्रॉम वाटर नहीं, सैंड फ्रॉम वाटर नहीं, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर नहीं, बचा क्या? क्रीम फ्रॉम मिल्क। यानी दूध से क्रीम निकालते हैं हम इस मेथड का यूज़ करके। ठीक है। यहाँ पे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, इधर ये देखिए लगे हुए हैं। ठीक। थर्ड वाला क्या है? विच फैक्टर इज़ यूजुअली एसेंशियल फॉर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा फैक्टर मेरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो वो क्या है? पोर साइज, यानी कि जो छेद हैं उनका साइज। ठीक।
नेक्स्ट है मेरा ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट यही है ना ट्रू फॉल्स, हाँ। क्वेश्चन 4 है मेरा ट्रू फॉल्स, मतलब ये है कि भाई आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है सही है या गलत है, ठीक है। तो पहला कह रहा है सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सोल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। नमक को हम नमकीन जो सोल्यूशन है, मिश्रण है, उसमें से अलग कर सकते हैं उसे सूरज के नीचे रख के। तो एकदम सही जवाब। भाई नमक को ऐसे ही तो बनाया जाता है, तो ये हो गया ट्रू। सेकेंड वाला क्या कह रहा है, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुन के हमें चीज़ों को तभी अलग करना चाहिए जब किसी एक कंपोनेंट की मात्रा क्या हो, लेस हो, यानी कि कम हो। बिल्कुल सही। अगर किसी एक कंपोनेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा हुई तो फिर तो भैया दिनों तक आप ऐसे चुनते रहोगे, जब कम होती तभी इस मेथड का यूज़ करना चाहिए। थर्ड वाला क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग। हम पफ्ड राइस और राइस ग्रेन्स यानी कि चावल के अनाज को थ्रेशिंग के द्वारा अलग कर सकते हैं? नहीं, थ्रेशिंग के द्वारा बाली में लगा हुआ जो अनाज होता है उसको अलग करा जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डेकेंटेशन। डेकेंटेशन का यूज़ करके हम मस्टर्ड ऑयल और लेमन वाटर को अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो जो आपका मस्टर्ड ऑयल है यानी कि जो तेल है वो पानी के ऊपर जम जाएगा, तो उसको तिरछा करके तेल निकाल दो, रहा पानी तो वो आपका अलग हो गया। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है, शीविंग इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर एंड वाटर। शीविंग का यूज़ करके हम चावल के आटे को पानी से अलग कर सकते नहीं। देखो अगर आपने चावल के आटे और पानी को आपस में मिला के गूंद दिया तो क्या आप छन्नी का इस्तेमाल करके उसको अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये हो गया फॉल्स। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें क्या दिए हुए हैं, मिश्रण दिए हुए हैं, इनको हम लोग कैसे अलग करेंगे वो मेरा कॉलम बी में दिया हुआ है, इसको हमें इससे मिलाना है, ठीक। तो चलो कर लेते हैं। पहला क्या है, ग्राम फ्लोर मिक्स्ड विद ब्लैक ग्राम, यानी कि चने का आटा है उसमें कुछ आपके चने मिले हुए हैं, तो इसको आप कैसे अलग कर सकते हो बताओ? इसको आप लोग कैसे अलग कर सकते हो? तो इसको आप अलग कर सकते हो छन्नी की मदद से, ठीक है। चाहो तो हाथ से भी चुन लो, अगर चने कम है तो हाथ से चुन लो, लेकिन अगर चने ज़्यादा हैं तो आपको छन्नी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा शीविंग। चॉक पाउडर मिक्स्ड विद वाटर, चॉक पाउडर है जो कि पानी में मिला हुआ है, तो भाई इसके लिए आपको फिल्ट्रेशन यानी कि फिल्टर पेपर का ही यूज़ करना होगा, उसी से अलग होगा। कॉर्न मिक्स विद पोटैटो, यानी आलू के साथ में कॉर्न मिला हुआ है, तो भाई आलू और कॉर्न यानी कि मक्का दोनों ही बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, दोनों को ही आप हाथ से चुन के बड़ी आसानी से अलग कर सकते हो, तो ये हो जाएगा हैंड पिकिंग, ठीक। फोर्थ क्या कह रहा है, आयरन पाउडर मिक्स विद सॉडस्ट, सॉडस्ट के साथ में आपका लोहे का पाउडर यानी लोहे के छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, तो भाई मैग्नेट का इस्तेमाल करके करो अलग, तो क्या हो गया मैग्नेटिक सेपरेशन। लास्ट है ऑयल मिक्स विद वाटर, पानी में ऑयल मिला हुआ है, तो दोनों को आप रख दो ऐसे ही, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, तिरछा करके तेल निकाल लो, पानी अलग, डेकेंटेशन है सही आंसर, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इन व्हाट सिचुएशंस वुड यू यूज डेकेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। किन परिस्थितियों में हम डेकेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं फिल्ट्रेशन की जगह पर, जब हमें लिक्विड को सॉलिड से अलग करना होता है, ठीक है। तो आपको बताएं डेकेंटेशन का इस्तेमाल कब करा जाता है। तो डेकेंटेशन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब जो सॉलिड मिला हुआ है लिक्विड के अंदर, वो पहली चीज़ तो उसके अंदर मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्यूबल नहीं होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो कि नीचे बैठ जाए। जो वाटर फिल्टर प्लांट नहीं होते ना, वहाँ पे भी ये जो प्रोसेस है डेकेंटेशन, इसका इस्तेमाल करके वाटर को फिल्टर करा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्या आंसर है, इसका आंसर यही है, डेकेंटेशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फिल्टरेशन व्हेन द सॉलिड पार्टिकल्स आर लार्ज, हैवी एंड क्विकली सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड, allowing for a easy separation or by gentling pouring of the liquid without disturbing the sediments। क्या कह रहा है, डेकेंटेशन का इस्तेमाल हम फिल्ट्रेशन की जगह पे तब करते हैं जब जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो मेरे बड़े होते हैं, भारी होते हैं और आसानी से लिक्विड के नीचे बैठ जाते हैं, जिससे कि
हम बर्तन को तिरछा करके जो पानी है उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी लिक्विड उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिना नीचे जो मेरे पार्टिकल्स बैठे हैं उनको डिस्टर्ब करे। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस? हमारे नाक के अंदर जो बाल होते हैं, क्या आप उनको किसी भी जो सेपरेशन की प्रोसेस है उससे रिलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। नाक के अंदर जो बाल होते हैं वो पता क्या काम करते हैं? जो हवा में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना गंदगी के, उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे एक तरीके से फिल्टर का ही काम कर रहे हैं। तो ये है इसका आंसर। द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर इज सिमिलर टू फिल्टरेशन। इट ट्रैप्स डस्ट, pollen एंड अदर पार्टिकल फ्रॉम द एयर बिफोर दे एंटर द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्टिंग एज नेचुरल फिल्टर। क्या कह रहा है? जो नेजल हेयर यानी जो नाक के बाल होते हैं वो एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जो भी डस्ट, पॉलन और कोई भी जो पार्टिकल जो कि हवा में होता है, जो बड़ा पार्टिकल होता है, उसको ये बाल क्या करते हैं? रोक लेते हैं। हमारी रेस्पिरेटरी यानी हमारी सांस लेने वाला जो ये पूरा सिस्टम है इसमें एंटर करने से रोक लेते हैं ये, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेचुरल फिल्टर का काम करते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क, यानी कि कोविड-19 के दौरान हम सभी ने मास्क लगाया था। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज मास्क? क्या कह रहा है कि भाई ये जो मास्क थे ये किस मटेरियल के बने होते थे और ये क्या रोल यानी ये क्या किरदार निभाते थे, ठीक है। तो मास्क हम लोग किस लिए लगाते थे? अपनी सेफ्टी के लिए लगाते थे, ठीक है। ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक मास्क वर जनरली मेड अप ऑफ मटेरियल लाइक कॉटन, ये बाई हटा दो, ठीक है। materials like cotton, polyphylline and other synthetic fibers. The role of these masks was to filter out respiratory droplets and airborne particles, reducing the spread of the virus by blocking infectious particles from entering or exiting through the nose and mouth। ठीक, देखो मास्क इसलिए होते थे, अगर मान लो किसी व्यक्ति को कोविड है, ठीक, वो खांसता है, छींकता है, तो खांसते छींकते दौरान क्या होता है? मुंह से छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उसके अंदर वायरस होता है। ये जो मास्क है ना, ये इन्हीं ड्रॉपलेट्स को क्या करता था? रोक लेता था, ठीक है, ताकि दूसरे को ना हो। और सेम चीज़ जब हम सांस लेते थे और अगर कहीं बाहर यही ड्रॉपलेट्स मौजूद हुई थी तो उसको वो एंटर होने से रोक लेता था, जिससे कि हम लोग सुरक्षित रहते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका आंसर। और जो मटेरियल यूज़ होता था वो होता था कॉटन या फिर पॉलीफाइलिन या और भी कई सिंथेटिक मटेरियल्स हमारे यूज़ होते थे मास्क बनाने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटो, सॉल्ट एंड सॉडस्ट हैव बीन गिवन टू यू। आपको एक मिश्रण दिया गया है जिसमें आलू मिला हुआ है, ठीक है, नमक मिला है और सॉडस्ट यानी कि लकड़ी का बुरादा मिला हुआ है। Outline a stepwise procedure for separating each component from this mixture। आपको क्या करना होगा? आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक प्रोसीजर बताना है कि कैसे आप इस मिक्सचर में से इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कर लोगे। तो भाई आलू को तो हाथ से चुन के अलग कर लेंगे, ठीक। नमक को अलग करने के लिए हमें क्या करना है? जो सॉडस्ट है उसको पानी में, हाँ यही वाला आंसर है, जो सॉडस्ट है उसको पानी में मिला लेना है। नमक जो है वो पानी में घुल जाएगा, सॉडस्ट ऊपर ऊपर तैर जाएगी तो उसको अलग कर लो। फिर जो नमकीन पानी है उसको क्या करो? उबाल के पानी को भाप बना दो और आपका नमक भी अलग हो गया, ठीक है। तो यही है प्रोसेस। टू सेपरेट पोटैटो, सॉल्ट एंड सॉडस्ट फ्रॉम द मिक्सचर फॉलो दीज स्टेप्स। पहला क्या है? हैंड पिक दी पोटैटोस, यानी हाथ से आलू जो है उनको अलग कर लो। यूजिंग हैंड पिकिंग टू सेपरेट द लार्ज पोटैटो पीसेस फ्रॉम द मिक्सचर। सेकंड क्या है? ऐड वाटर एंड स्टेयर इट। उसमें पानी मिलाओ मिश्रण में, उसको अच्छे से मिलाओ ताकि जो नमक है वो क्या हो? उसमें घुल जाए। और जो सॉडस्ट है वो ऊपर ऊपर तैरेगा, उसको अलग कर देना, ठीक। नेक्स्ट वही है स्किम द सॉडस्ट। जो सॉडस्ट ऊपर तैर रहा है, जो लकड़ी का बुरादा ऊपर तैर रहा है, उसको अलग कर दो। फिर क्या करो? फिल्टर करो, मतलब अच्छे से फिल्टर कर दो ताकि जो बचा हुआ सॉडस्ट है वो भी साफ़ हो जाए। फिर पानी को आप अच्छे से बॉयल कर दो, उबाल दो, जिससे कि पानी भाप बन के उड़ जाएगा और आपको मिलेगा नमक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 10, इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? रीड दी फॉलोइंग स्टोरी टाइटल इंटेलिजेंट लीला एंड टिक दी अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। आपको
एक ये कहानी है जिसका शीर्षक है इंटेलिजेंट लीला। इसको पढ़ना है और सही ऑप्शन को टिक करना है। प्रोवाइड अ सुइटेबल टाइटल फॉर योर चॉइस फॉर द पैराग्राफ। आपको इस पैराग्राफ के लिए अपने मन से भी कोई एक शीर्षक देना होगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? लीला वॉज वर्किंग इन द फार्म विद हर फादर व्हेन शी रियलाइज्ड दैट दे लेफ्ट देयर ड्रिंकिंग वाटर एट होम। लीला जो है वो अपने पिता के साथ में फार्म पर यानी कि खेत पे काम कर रही थी, तभी उसको ये आभास हुआ कि इन्होंने पीने वाला पानी तो घर पे ही छोड़ दिया। बिफोर हर फादर फेल्ट, अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, इससे पहले उसके पिता को महसूस हो क्या, तो यहाँ पानी की बात हो रही कि नहीं हो रही है। अब यहाँ पे दो शब्द दिए हुए हैं, एक है थर्स्टी, एक है हंग्री। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, हंग्री का मतलब होता है भूखा। तो जब पानी की शरीर में कमी होती है तो हमें क्या लगती है, भूख की प्यास लगती है ना, तो सही ऑप्शन होगा थर्स्टी, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हुआ? सही ऑप्शन हुआ थर्स्टी, ठीक। बिफोर हर फादर फेल्ट थर्स्टी शी वेंट टू नियर बाय पॉन्ड, वो करीब के एक नहर में जाती है, तालाब में जाती है। टू फेच सम वाटर, वहाँ से क्या लेने, कुछ पानी लेने। ग्रेन, अनाज थोड़ा तालाब में मिलेगा, क्या मिलेगा, पानी। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर शी नोटिस दैट वाटर वॉज मडी एंड, फिर यहाँ दो चीज़ दी हुई है। बर्तन में पानी लेने के बाद में वो ये चीज़ नोटिस करती है कि पानी क्या है, मडी है, मतलब कीचड़ कीचड़ वाला है। फिर दो ऑप्शन दिए हैं, फिट एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। जो कीचड़ वाला पानी है क्या वो पीने के लिए सही होता है या नहीं होता है? नहीं होता है ना, तो आएगा अनफिट, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। टू प्योरीफाई दी वाटर, पानी को साफ करने के लिए शी केप्ट इट फॉर सम टाइम, उसने उसको कुछ देर तक रखा। देन शी फिल्टर्ड चर्न द मडी वाटर, उसके बाद उसने क्या किया, पानी को फिल्टर करा, साफ करा। चर्न का मतलब होता है उसको दोबारा हिलाना, भाई फिर से हिला दोगे तो फिर से कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसने फिल्टर करा पानी को, किसका इस्तेमाल करते हुए, पेपर का कि मजलिन क्लॉथ का, तो कपड़े का इस्तेमाल करते हुए छाने की उसको, पेपर का नहीं। लीला देन, फिर दिया है ऑप्शन कूल्ड बॉइल्ड। अब लीला ने उसके बाद क्या करा, पानी को उबाला कि ठंडा करा, तो भाई पहले वो उबालेगी, ठीक है। तो उसने पानी को बॉईल करा। वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स, 10 मिनट तक उसने उसको उबाला। 10 मिनट तक उसने उसको उबाला है कि उसमें एक बंद पैन में, मतलब जिस भी बर्तन में उबाली थी उसको उसने ऊपर से ढाँप दिया। आफ्टर कूलिंग बॉइलिंग, मतलब क्या, ठंडा करने के बाद में कि उबालने के बाद में, तो भाई उबाला होगा, उबालने के बाद में वो ठंडा करेगी, है कि नहीं। तो ठंडा करने के बाद में शी फिल्टर्ड, वो क्या करेगी, छानेगी, किसको, पानी को फिर से। एंड मेड इट फिट और अनफिट, अब उसने क्या करा है, देखो इतनी जो प्रोसेस है ना, इतनी होने के बाद में अब पानी क्या है, एकदम पीने के लिए तैयार है, बढ़िया है, तो अब वो होगा फिट। अब पानी जो है वो फिट है ड्रिंकिंग के लिए। शी सर्व दिस वाटर टू हर फादर वाइल हैविंग फूड, जब वो लोग खाना खा रहे थे तो उसने ये पानी अपने पिता को दिया। हु ब्लेस्ड हर एंड अप्रिशिएटेड हर एफर्ट, जिन्होंने उसको दुआ दी और उसने जो इतना एफर्ट किया अपने पिता के लिए, उसको उसकी तारीफ भी करी, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जाने से पहले मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।